Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर जो कि ऑनर्स में भी चलता है और पास कोर्स में भी चलता है। आज का वीडियो मैंने बनाया है जो पास कोर्स और ऑनर्स दोनों के लिए ही बनाया है, जो इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बारे में अपन जानते हैं। इससे पूर्व भी मैंने इसके संबंध में वीडियोज़ आपको भेजे थे और ये मेरा अगला वीडियो है जो है अनुलाभों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ प्रिकोसाइड्स। प्रिकोसाइड्स का मूल्यांकन अपन कैसे करेंगे इनकम टैक्स के तहत। अनुलाभ किसे कहेंगे? अनुलाभ वो होते हैं जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को या तो कुछ छूट दे करके या फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं या अनुलाभ कुछ को छोड़कर का मूल्य सामान्यतः उस सुविधा की वास्तविक राशि के बराबर होगा। यदि ऐसी सुविधा का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं है तो इसका मूल्य उस राशि के बराबर होगा जिस राशि का भुगतान कर्मचारी ऐसी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बाह्य संस्थान को करता है। उदाहरण, नियोक्ता ने कर्मचारी को एक रसोइया की सुविधा प्रदान की और इस रसोइया को नियोक्ता इस कार्य के लिए 1200 रुपये प्रतिमाह देता है, तो कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्य 1200 रुपये प्रतिमाह होगा। कहने का मतलब यह है कि नियोक्ता द्वारा जितने राशि उस सुविधा के रूप में दी जाती है वो ही उस सुविधा का मूल्य होगा। तो अब अपन बात करते हैं नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान करने पर। अगर कर्मचारी के कुछ दायित्व हैं और उसका अगर नियोक्ता कोई भुगतान करता है तो उसको अपन किस प्रकार से इनकम टैक्स में ट्रीट करेंगे। इसमें यदि नियोक्ता कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है जो यदि नियोक्ता न करता तो कर्मचारी को वहन करना पड़ता, कि कोई भी राशि जो नियोक्ता द्वारा किसी सुविधा पर खर्च की जाती है अगर नियोक्ता नहीं करता तो कर्मचारी उसका भुगतान करता, तो वो जो राशि भुगतान द्वारा चुकाई जाती वही राशि अनुलाभ मानी जाती है और कर्मचारी की आय में सम्मिलित की जाती है। ऐसा उदाहरण के रूप में अपन कह सकते हैं, जैसे कर्मचारी के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान यदि कनेक्शन कर्मचारी के नाम से है या बिल कर्मचारी के नाम से है। दूसरा, कर्मचारी के होटल अथवा क्लब के बिलों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाए। कर्मचारी के देय आयकर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाए। कर्मचारी के निजी ऋण का भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया जाए। तो ऐसे ये उदाहरण है। कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा का व्यय भुगतान कर दे अगर शिक्षण संस्था नियोक्ता की नहीं हो। यदि घरेलू नौकर कर्मचारी ने रखा है और उसके लिए भुगतान नियोक्ता ने किया हो, तो कार कर्मचारी की हो और चलाने के लिए व्यय नियोक्ता चुकाता हो। अन्य कोई भी भुगतान यदि बिल कर्मचारी के नाम से हो और भुगतान नियोक्ता ने किया है तो इनको अपन अनुलाभ मानेंगे। अगला पॉइंट है कर्मचारी के जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए चुकाई गई राशि। कर्मचारी के लिए जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए चुकाई गई राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में या वार्षिकी कोई हो अनुबंध के लिए चुकाई गई राशि अनुलाभ मानी जाती है और कर्मचारी की आय में शामिल की जाएगा। अगर नियोक्ता ने जीवन बीमा पॉलिसी या वार्षिकी कर्मचारी की चुकाई है तो उसको आय का पार्ट मानेंगे और आय में सम्मिलित करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। यदि नियोक्ता ऐसे प्रीमियम का भुगतान करता है तो ऐसा प्रीमियम की राशि देय होने पर अनुलाभ होगा, न कि भुगतान करते समय। यदि नियोक्ता ने दुर्घटना बीमा, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम, चरित्रता बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है तो ये कर योग्य नहीं है। अब अगला पॉइंट, ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण, इंटरेस्ट फ्री ऑन कंसेशनल लोन।
या तो ब्याज मुक्त हो सकता है या रियायती ब्याज दर पे कुछ ब्याज का भुगतान किया हो। नियोक्ता ने कर्मचारी को आय या उसके परिवार के सदस्य को मेंबर ऑफ हाउस होल्ड बिना ब्याज के या रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया है तो इस सुविधा का मूल्यांकन भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा संबंधित गत वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 1 अप्रैल को घोषित ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा। ब्याज की गणना प्रत्येक माह के लिए की जाएगी। माह के अंत में शेष रही राशि पर ब्याज लगाया जाएगा। यदि ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया गया हो तो उक्त ब्याज दर जो वसूल की गई है वो ब्याज दर अंतर सुविधा का मूल्य माना जाएगा। सपोज कीजिए कि 5,000 रुपये उसने चुका दिए और 10,000 रुपये का ब्याज हुआ है तो 5,000 रुपये उसके सुविधा का मूल्य माना जाएगा, न कि 10,000। यदि ऋण मकान, शिक्षा, कार, दुपहिया वाहन और त्यौहार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से लिया है तो ब्याज की दर एक्सप्रेस क्रेडिट वाली होगी। मकान के लिए ऋण में क्रय व बनाना ही सम्मिलित है। मकान की मरम्मत को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें कुछ अपवाद है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि ऋण की कुल मूल राशि 20,000 रुपये से अधिक न हो, यदि किसी कर्मचारी ने पहले 10,000 रुपये का ऋण लिया तो इस पर उक्त दरों से गणना किया गया ब्याज कर मुक्त होगा। किंतु यदि उसने पुनः 30,000 रुपये का ऋण लिया है तो अब कुल ऋण 40,000 रुपये हो जाएगा, अतः पहले वाले ऋण को ब्याज भी कर योग्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि ब्याज मुक्त ऋण आयकर अधिनियम के 3A में वर्णित रोगों के उपचार हेतु कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा के लिए लिया गया हो तो ऐसे ऋण पर ब्याज को अनुलाभ नहीं माना जाएगा। नियम 3A में मुख्यतः कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, एड्स, क्षय रोग आदि सम्मिलित है। किंतु यदि कर्मचारी को कोई राशि चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत मिल जाती है तो इस राशि तक प्राप्त ऋण की राशि पर ब्याज की कर मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं अपन चल संपत्तियों का योग, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को कोई संपत्ति, कंप्यूटर या लैपटॉप को छोड़ करके उपयोग करने के लिए दी है तो वह सुविधा की मूल्य निम्न राशि होगी। यदि इन संपत्तियों का स्वामी नियोक्ता है तो संपत्ति की लागत के 10% के बराबर, और यदि इन संपत्तियों का नियोक्ता ने किराए पर ले रखी है तो जो किराया चुकाएगा वो राशि सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और यदि कर्मचारी से कुछ राशि वसूल कर ली गई है तो वो राशि उसमें से कम कर देंगे। जैसे 10,000 रुपये उसने किराया चुकाया और 5,000 रुपये कर्मचारी से वसूल कर लिए तो 5,000 रुपये सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। अगला पॉइंट है चल संपत्तियों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। यदि नियोक्ता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चल संपत्ति कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्य को हस्तांतरित कर दी है तो ऐसी सुविधा का मूल्य निम्न प्रकार होगा। कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स संपत्ति की मूल लागत में से प्रत्येक संपूर्ण 1 वर्ष के लिए क्रमागत ह्रास पद्धति से 50% की दर से ह्रास घटाने के पश्चात शेष राशि। मोटर कार की मूल लागत में से प्रत्येक संपूर्ण 1 वर्ष के लिए क्रमागत ह्रास पद्धति से 20% की दर से ह्रास घटाने के पश्चात शेष राशि। अन्य घरेलू संपत्ति या उपकरण संपत्ति की मूल लागत में से प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए स्थायी किस्त पद्धति से 10% की दर से ह्रास घटाने के पश्चात शेष राशि। ह्रास संपूर्ण वर्ष के लिए लगाया जाएगा, वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए कि उसने 6 महीने ही काम में लिया तो उसको पूरे वर्ष का माना जाएगा, न कि 1 जून। सपोज कीजिए कि 1 जून 2012 को की गई संपत्ति को यदि 1 सितंबर 2018 को स्थानांतरित किया जाए तो संपत्ति का उपयोग 6 वर्ष 3 माह हुआ है, किंतु सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए इसको 6 वर्ष तक ही ह्रास घटाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में प्रिंटर, डिजिटल डायरी, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज सम्मिलित है, जबकि अन्य घरेलू उपकरणों में टीवी, फ्रिज, एसी, ओवन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, हॉट प्लेट आदि सम्मिलित होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और इससे आगे अपन परिचर्चा करेंगे और अनुलाभों की।
थैंक यू।